Hello everyone, I welcome you all to Arpita Sharma classes and I am your educator Arpita Pal. In the series in which we are discussing the previous year's question papers of Civil Services Prelims Examination, especially for Indian polity, till now we have discussed the question papers of 2010 and 2011. So today we will be dealing with the question paper of 2012 Civil Services Prelims Examination. So get ready for it. But before beginning, I need to make an important announcement for you all. Unacademy has launched T20 Daily Current Affairs free test series for the month of December 2020, wherein you will be able to solve current affairs based revisionary MCQs daily at 7:30 p.m., thereby reducing your chances of losing marks in prelims 2021 and 2022. The questions are curated by top Unacademy educators, and also you will be getting detailed analysis of the solutions in the quiz by Atish Mathur sir. The test will be taken daily at 7:30 p.m. through which you can daily revise your current affairs preparation. Download the Unacademy Learning app, sign in or register yourself, set the goal as UPSC CSE and click on the link given below. Use the code ARPITA10 to unlock all the plus features on the app for free. So enroll now. Now beginning with the 2012 paper. I had already told you, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि हम लोग जो पेपर 1 है, यहाँ पे हम लोग सीसैट के पेपर्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो पेपर 1 है उसमें से भी जो पॉलिटी के रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, राइट, जो पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 2010 टू 2020. तो यहाँ तक जितने भी पेपर्स आए हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के फर्स्ट पेपर में, वो हम सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे. और अभी तक हम लोग लास्ट 2 लेक्चर्स में 2010 2011 के पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ बिगिनिंग विद 2012 पेपर एनालिसिस. Now the question reads, in the areas covered under the Panchayat extension to the Scheduled Areas Act 1996, what is the role or the power of Gram Sabha? Gram Sabha has the power to prevent alienation of land in the scheduled areas. Gram Sabha has the ownership of minor forest produce. The recommendation of Gram Sabha is required for granting prospective license or mining lease for any mineral in the scheduled areas. Now firstly we have to understand कि जो PISA Act था, it was the PISA Act of 1996. ठीक है, ये जो हम जिस एक्ट की बात कर रहे हैं ना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1996, इसका मेन मोटिव ये था कि जो भी पंचायत, जैसे हमने शेड्यूल 9 की बात की थी, शेड्यूल 9 में जब आप देखेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 9 है, वहाँ पर जो पंचायत है उससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं, उनको लीगल फ्रेमवर्क या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है. ऐसे ही जब पीसा एक्ट जब इनैक्ट किया गया था तो ये सोचा गया था कि जो पंचायत की प्रोविजंस हैं वो किसी तरह से जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहाँ तक भी एक्सटेंड कर दी जाए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड और वी हैव टू एनालाइज द फीचर्स ऑफ द पीसा एक्ट. तो इसमें कुछ सेक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, विच यू शुड नो. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 4K, अगर पीसा एक्ट के 4K सेक्शन की बात करें तो ग्राम सभा या फिर पंचायत, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ग्राम सभा और द पंचायत. तो इनके जो प्रोविजंस हैं, दे आर बेसिकली मैंडेटरी टू प्रोवाइड और द प्रायर परमिशन टू द ग्रांट ऑफ लाइसेंस या माइनिंग या फिर जो लीज है. सपोज अगर पंचायत के जो या पंचायत को कोई रिक्वायरमेंट है कि उनको कहीं पर माइनिंग करनी है या ऐसे शेड्यूल्ड एरिया में जहाँ पर उनको लीज मतलब या फिर या तो माइनिंग की परमिशन चाहिए, तो परमिशन लेना उसके लिए मैंडेटरी है. पर मैंडेटरी है किन चीज के लिए? ओनली फॉर माइनर मिनरल्स, राइट. सो यहाँ पर क्या पूछा गया है? रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन द शेड्यूल्ड एरियाज. नो, यहाँ पर ये सेक्शन 4K सीधे स्पेसिफाई करता है कि सिर्फ माइनर मिनरल्स के लिए आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट है. तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अब अगर एलिमिनेट करके देखें तो यहाँ पर पूछा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. 2 and 3 हो नहीं सकता क्योंकि थर्ड ऑलरेडी इनकरेक्ट है. डी वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड इनकरेक्ट है. नाउ वी हैव टू डिटरमिन वेदर फर्स्ट इज करेक्ट और फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब एक और सेक्शन की बात करें हम पीसा एक्ट के, तो यहाँ पर आता है सेक्शन 4M. अब सेक्शन 4M क्या कहता है कि शेड्यूल्ड एरियाज को जब भी आप ऐसी अथॉरिटी दें या पंचायत को जो भी शेड्यूल्ड एरियाज में उनको जब भी अथॉरिटी दी जाए कि वो सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करें, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर का काम है कि वो ध्यान दें कि उनको प्रोहिबिट कर दिया जाए. कुछ सेक्शंस हैं जो कि उनको या कुछ पावर्स हैं जो कि दी जाए पंचायत को. फॉर एग्जांपल द पंचायत कैन रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट
the sale or consumption of intoxicants, राइट। जो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं उसके सेल या कंजम्पशन को रेगुलेट कर सकते हैं। ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होती है उसकी ओनरशिप उसका पावर दिया जा सकता है। एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड in scheduled areas and take appropriate action to restore any unlawfully alienated land, राइट, ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये क्या कहा गया है कि जो सेक्शन 4M है पीस एक्ट का, वो कहता है कि जो पंचायत हैं शेड्यूल्ड एरियाज में जो एक्सटेंड कर दी गई हैं, उनको ये पावर है कि दे कैन रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट द सेल और कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। मतलब अगर वो चाहें तो अपने एरिया में रेगुलेट कर सकती हैं इंटॉक्सिकेंट्स का या तो कंजम्पशन या सेल। इंटॉक्सिकेंट जैसे अल्कोहल हो गया, कोई भी ऐसे कोई इंटॉक्सिकेंट्स हो गए। और अगर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको ओनरशिप दी जाएगी। और अगर कोई भी लैंड जो है, उनका जो लैंड है, इफ देयर इज एलियनेशन ऑफ देयर लैंड इन शेड्यूल्ड एरियाज, तो वो उसके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं और कोई भी अनलॉफुल एलियनेशन के अगेंस्ट वो प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड हेंस द आंसर वुड बी बी, राइट। नाउ बिगिनिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the Parliament of India, the purpose of adjournment motion is to allow a discussion on a definite matter of urgent public importance, to let the opposition members collect information from the ministers, to allow a reduction of specific amount in demand for grant, or to postpone the proceedings to check the inappropriate or violent behavior on the part of some members. अब इनमें से जो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने जो मोशंस हैं पार्लियामेंट के अगर वो पढ़े होंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि एडजर्नमेंट मोशन का मतलब ही होता है टू अलाउ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। एडजर्नमेंट मोशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि जो भी यूनियन में या जो हाउस के मेंबर्स हैं उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए कि उनको कोई भी एक डेफिनेट मैटर जो होता है ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, उसके लिए जो काम या जो अटेंशन है वो किसी तरह से कोई अर्जेंट मैटर है उसकी तरफ उनका ध्यान लाया जाए। और इसीलिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर भी कहा जाता है एडजर्नमेंट मोशन को, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल बिजनेस है उसको थोड़ी देर के लिए शट कर दिया जाता है क्योंकि एक अर्जेंट मैटर आ जाता है, उस पर डिस्कशन ज़रूरी होता है। जो ये मोशन होता है या जो एडजर्नमेंट मोशन होता है, इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उनके ऊपर या उनके काम से रिलेटेड होता है। स्टेट के मैटर में या स्टेट गवर्नमेंट के केस में यहाँ पर कोई जुरिस्डिक्शन फॉल नहीं करता। तो इसीलिए अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स कोई स्टेट में हुए हैं या फिर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स या फिर कोई दूसरे वीकर सेक्शंस हैं जिनके अगेंस्ट कुछ भी गलत हुआ है, तो इसीलिए उस केस में भी ये एडजर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है। बट अगर हम एक ऊपरी या फिर एक ब्रॉड वे में बात करें तो इसका मेन यही मोटिव होता है एडजर्नमेंट मोशन का कि अभी सारा काम रोक दो, अभी कोई मैटर है जो कि अर्जेंट है। जैसे कभी कभी आप देखते हैं देश में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर डिस्कशन पार्लियामेंट में बहुत नेसेसरी हो जाता है, तो ऐसे ही केसेस में एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस जो नेशनल इंटरेस्ट में हो या फिर देश से किसी भी तरह से देश को बहुत अफेक्ट करता हो। तो इसलिए आंसर ए वुड बी करेक्ट. Next question is the National Green Tribunal Act of 2010 was enacted in consonance with which of the following provisions of the Constitution of India? Right to healthy environment constituted as a part of right to life under Article 21.
provisions of grants for raising the level of administration in the scheduled areas for welfare of scheduled tribes, or the powers and functions of Gram Sabha is mentioned in Article 243A. अब देखो Article 21 we already know deals with the right to life, राइट अब राइट टू लाइफ में भी अगर देखें तो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी कवर होता है, ठीक है। तो इसीलिए राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट है, तो डेफिनेटली एनजीटी जो कि एनवायरमेंटल लॉ से डील करता है, और ये बेसिकली एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो कि कोर्ट की तरह भी काम करती है, राइट तो इनका यही मतलब होता है कि किसी भी तरह से जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है उस पर ध्यान दिया जाए। जैसे अभी आप देखें, अगर दिल्ली में अगर बात करें तो AQI बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या फिर कई जगह पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है किसी एरिया में, तो वहाँ पर एनजीटी को ही जो कॉग्निजेंस लेना पड़ता है कि किसी भी तरह से आप पॉल्यूशन को कम करें। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट और इट लाइज इन कॉन्सोनेंस विद द राइट टू लाइफ इन विच राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। Whereas अगर हम प्रोविजंस ऑफ ग्रांट्स फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइब्स की बात करते हैं तो यहाँ पर उससे कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर कोई सिर्फ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर वेलफेयर स्टेट का डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा एंड मेंशन्ड इन आर्टिकल 243A, तो यहाँ पर एनजीटी जो है वो ग्राम सभा या पंचायत से भी किसी तरह से रिलेटेड नहीं है। इट इज ओनली कंसर्न विद द मैटर्स ऑफ एनवायरमेंट विच इज included in the right to life under Article 21. So answer would be A. Moving to next question. Consider the following provisions under the directive principles of state policy as enshrined in the Constitution of India. Securing for citizens of India uniform civil code, organizing village panchayats, promoting cottage industries in rural areas, and securing for all the workers reasonable leisure and cultural opportunities. Now firstly, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो DPSPs होते हैं दे लाई इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 4 में भी अगर हम बात करें तो 3 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और क्लासिफाइड सच एज सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल प्रिंसिपल्स। Socialist principles include the articles 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A and 47. Gandhian principles include 40, 43, 43B, 46, 47, 48 and liberal principles include 44, 45, 48, 48A, 49, 50 and 51. तो अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन पूछ रहा है which of the following above are the Gandhian principles that are reflected in the directive principles of state policy. So let me first explain you the Gandhian principle. अब Gandhian principle जो है हमने डिस्कस कर लिया है कि 40, 43, 43B, 46 और 47 46, 47 और 48 में इंक्लूडेड है। Now let me explain all the DPSPs to you first. So these are the Gandhian principles. अब अगर Gandhian principles को हम देखें, आर्टिकल 40 क्या कहता है कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है या स्टेट को करना चाहिए, शैल ऑर्गेनाइज। आर्टिकल 43 states that the state shall try to promote cottage industries. Article 46 states that the state shall promote with special care the educational economic interest of the weaker section, that means the SCs and STs, and compulsory primary education up to 14 years of age. Also 47 says that improvement of public health and prohibition of intoxicating, it should be intoxicating drinks and drugs and prohibition of cow slaughter. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत एक प्रोविजन है, या फिर ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत is one of the provisions of DPSPs which is a Gandhian principle, right? So this is true. Securing for citizens of India uniform civil code, article 44, no, it is not a Gandhian principle. So first is incorrect, third is incorrect, sorry, fourth is incorrect, and hence we can say that only second and third are correct, which is organizing village panchayats and promoting cottage industries in rural areas, right? So others are liberal or socialist principles, hence B is the answer. Next is union territories are not a part or are not represented in the Rajya Sabha. It is within the purview of the Chief Election Commissioner to adjudicate the election disputes. According to the Constitution of India, the Parliament of India consists of Lok Sabha, Rajya Sabha only. अब यूनियन टेरिटरीज कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंट नहीं होती राज्यसभा में। दिल्ली इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी, राइट?
सो अब दिल्ली और पुडुचेरी की अगर बात करें, यहाँ पर तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं, हेंस वी कैन से, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो यही है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है वहाँ से 3 मेंबर्स, वेयर एज पुडुचेरी से 2 मेंबर्स are represented in the Rajya Sabha directly. So first statement is correct. It is within the purview of Chief Election Commissioner to adjudicate the election disputes. No, it is within the purview of the Election Commission of India. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स को कैसे एडजुडिकेट करना है. सो द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. द थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वाई प्रेसिडेंट? बिकॉज यहाँ से कोई भी अगर बिल जाएगा पास होके तो उसमें सिग्नेचर तो प्रेसिडेंट के ही चाहिए. द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. इसीलिए वी कैन से दैट द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा बट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, sorry, the president is not a member of the parliament but is an integral part of the parliament. Hence this question is also, sorry, hence this answer is also incorrect. So the answer would be none of these. Next question is regarding the office of Lok Sabha Speaker. Consider the following statements. He or she holds office during the pleasure of the president. He or she need not be a member of the house at the time of his or her election but has to become a member of the house within 6 months from date of his or her election. If he or she intends to resign, the letter of his or her resignation has to be addressed to the deputy speaker. Now, firstly, अब अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, या सबसे पहले अगर हम इलेक्शन ऑफ स्पीकर की बात करें, तो ही इज इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या फिर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. राइट. सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है that he at the time of his election must not be a member but can become within 6 months, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि इलेक्शन जो होता है स्पीकर का वो तो सीधे सीधे लोकसभा मेंबर से ही चूज किए जाते हैं. इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होती है. तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. अब सेकंड स्टेटमेंट क्या, सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? द स्पीकर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स रूल या फिर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. वाई? क्योंकि जो स्पीकर का जो ऑफिस है, अब नेचुरली अगर लोकसभा मेंबर हैं तो जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तब स्पीकर का ऑफिस भी डिसॉल्व हो जाएगा. वो बात अलग है कि हम प्रोटेम स्पीकर रख लेते हैं कि जब तक नई लोकसभा है जब तक वो इलेक्ट होकर नहीं आ जाती तब तक एक स्पीकर को अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी होती और उनके बाद भी एक प्रोटेम स्पीकर रखे जाते हैं जब तक नए स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाते. पर तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. इन फैक्ट द स्पीकर मेड और द स्पीकर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द हाउस टिल ही इज रिमूव्ड. राइट. तो स्पीकर जो है तब तक रहते हैं टिल द लाइफ ऑफ द हाउस और टिल ही इज रिमूव्ड. ऐसा नहीं है कि वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक ही अपनी टर्म एंजॉय करते हो. हेंस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नाउ if he or she intends to resign, the letter of his resignation has to be addressed to the deputy speaker. This is correct because जो speaker हैं वो 3 तरीके से किसी भी तरह से उनका ऑफिस टर्मिनेट कर सकते हैं. The first one is ceasing to be a member of the house. कि भाई अगर वो लोकसभा के मेंबर ही नहीं है तो नेचुरली उनको अपना ऑफिस छोड़ना ही पड़ेगा. बाय रेजिग्नेशन, resignation addressed to the deputy speaker. And the third one is by removal of office. अब आर्टिकल 94 क्या कहता है
कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था ही कैन बी रिमूव, तो आर्टिकल 94 जो है वो कहता है कि स्पीकर कैन बी रिमूव्ड ऑफ द ऑफिस और फ्रॉम द ऑफिस और फ्रॉम द पोजीशन इफ अ रेजोल्यूशन इज पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो ये 3 तरीके हैं जिससे स्पीकर अपनी पोजीशन छोड़ सकते हैं, उनको हटाया जा सकता है, एंड हेंस ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आंसर वुड बी बी ओनली। Next question is which of the following are included in the original jurisdiction of the Supreme Court? Supreme Court के jurisdictions की बात करें, 3 तरह के jurisdictions होते हैं Supreme Court के, original, advisory एंड अपीलेट, राइट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है जब सुप्रीम कोर्ट खुद ही कॉग्निजेंस लेते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनके पास सीधे सीधे वही ओरिजिनली वही केस आता है, वो होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इज वन, जैसे सपोज करें कि अगर वो हायर कोर्ट को या किसी लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या फिर किसी किसी केस में प्रेसिडेंट को भी एडवाइस देते हैं। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है जब वो किसी दूसरे कोर्ट को या किसी दूसरे केस में जो अपना जजमेंट है उनको एडवाइस करते हैं कि आपका जजमेंट इस तरह से चेंज होना चाहिए, या फिर किसी तरह से उनको एडवाइस देते हैं। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि जब किसी लोअर कोर्ट से जो अपील्स जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज नोन एज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। जैसे कभी कभी होता है कुछ लोग सपोज हाई कोर्ट में या जो लोअर कोर्ट है उसमें केस हार गए, तो जो लूजिंग पार्टी है दैट अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब अगर यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें, सो द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट इज थ्री फोल्ड, पर अगर यहाँ पर देखें तो ओनली द फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट, दैट इज a dispute between the government of India and one or more states is one of the original jurisdictions, whereas a dispute between two or more states। तो यहाँ पर जो disputes होते हैं जो हाउस में होते हैं या इलेक्शंस के दौरान होते हैं, तो वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रिजॉल्व करते हैं। Also a dispute between the government of India and a union territory is not included. So a dispute between government of India and more states or the dispute between two or more states falls in this category of original jurisdiction of Supreme Court. Next question, which of the following special powers have been conferred on the Rajya Sabha by Constitution of India? Now we have already seen कि 3 तरह की लिस्ट होती है जो 7th शेड्यूल में आपके मेंशन्ड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन और स्टेट लिस्ट की अगर बात करें, यहाँ पर यूनियन लॉज प्रिवेल करते हैं, स्टेट लिस्ट पे जो काम कर सकते हैं वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों काम कर सकते हैं या दोनों अपने जजमेंट्स दे सकते हैं या अपने लॉज बना सकते हैं। अब अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, राइट। नेचुरली स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, तो इट इज फेडरल इन नेचर। फेडरल का मतलब है कि जब जो पावर्स हैं वो या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अगर हम यूनियन और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को फेडरल स्ट्रक्चर कह रहे हैं और राज्यसभा रिप्रेजेंट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, तो इफ इट इज नेसेसरी टू पास और इफ इट इज नेसेसरी टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, देन what would it be or whose jurisdiction would it be? Would it be by the states or by the union? No, because to pass a resolution empowering the parliament to make laws in the state list and create one or more all India services, अभी अगर आप all India services की बात करें, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो सिर्फ 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS एंड IFS, बाकी सारी सेंट्रल सर्विसेज होती हैं। अब अगर इसमें कोई और भी एक और सर्विस ऐड करनी है तो वो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है, टू पास अ रेजोल्यूशन टू एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसका पावर यहाँ पर राज्यसभा के पास है। क्योंकि अगर हम इलेक्शन प्रोसीजर को अमेंड करने की बात करें तो डेफिनेटली दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय राज्यसभा, राज्यसभा को इतनी पावर नहीं है, लोकसभा इज मच मोर डोमिनेटिंग हाउस इन दैट केस। ऑल्सो इलेक्शन कमीशन की बात करें, यहाँ पर भी प्रेसिडेंशियल रूल या जो प्रेसिडेंट के रूल्स हैं वो चलेंगे। एग्जिस्टिंग नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स।
Firstly, placing annual financial statement before the parliament. आर्टिकल 112 सीधे सीधे कहता है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको पेश करना होता है, किसके सामने, पार्लियामेंट के सामने रखना होता है, राइट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन नलिफाई हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल थर्ड, तो ये गया क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी नहीं है. Next is the withdrawal of monies from Consolidated Fund of India only after passing the appropriation bill. This has been mentioned in Article 114, so this is also correct. So 1 and 2 are correct. अब तीन ऑप्शन में से अभी हमें और ज़्यादा स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा. Provisions of supplementary grants and vote on account. तो provision of supplementary grants या फिर जो vote and accounts है, Article 115 already mentioned here, and hence this is also correct. So 1, 2, 3 हम लोगों के already correct हैं. सो बी वाला भी स्टेटमेंट या ऑप्शन जो है वो गलत हो गया. हमें देखना है ए करेक्ट है या डी. अ पीरियोडिक और एटलीस्ट अ मिड ईयर रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, ऐसा कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है, एंड हेंस दिस इज इनकरेक्ट. सो आवर आंसर वुड बी दैट इंट्रोड्यूसिंग अ फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी आर्टिकल 117 में आपका मेंशन है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. आवर आंसर वुड बी 1, 2, 3 and 5 ओनली. Which of the following provisions of Constitution of India have a bearing on education? अब सबसे पहले तो ये देखना है, यहाँ पर सीधे से ये समझो, इजी क्वेश्चन, ये समझो कि इनमें से कौन से प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विच हैव अ बेयरिंग ऑन एजुकेशन, का मतलब विच हैव बीन इन सम वे और द अदर एसोसिएटेड विद एजुकेशन. अब डीपीएसपी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं विच इज इन पार्ट 4, राइट. पार्ट 4 में हम देख चुके हैं अप टू आर्टिकल 51, दैट डीपीएसपी आर्टिकल 38 to 51. जो डीपीएसपीज हैं दे डील विद राइट टू एजुकेशन या एजुकेशन, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी जो डीपीएसपीज हैं विच डील विद द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, या जो एजुकेशन है अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, वो जो स्टेट हैं उनको ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए कि जो बच्चे हैं अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज दे गेट द प्रॉपर एजुकेशन. अब अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो वहाँ पर भी राइट टू एजुकेशन की बात हो चुकी है, आर्टिकल 21A, वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद इट. सिमिलरली पार्ट 4 या फिर ऐसे और भी जो हैं टॉपिक्स हैं एजुकेशन के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो कि आर्टिकल 38, 37, 39 जितने भी जो डीपीएसपीज हैं उसमें कहीं ना कहीं वो इंटर रिलेटेड हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि पार्ट 4A में है, वहाँ पर भी आपको जो एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और वहाँ कहा गया था कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के अगर आपके वार्ड हैं तो उनको आपको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए. अब अगर रूरल, तो सीधे सीधे हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया. फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, दैट मीन्स कि बी वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट होगा. रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज की अगर बात करें तो वहां पर विच इज इंक्लूडेड इन पार्ट 9 एंड पार्ट 9A, दैट इज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज. इसको ऐसे याद रखना, PM 9(9)A, ठीक है. तो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज या रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर इंक्लूडेड हेयर. सो यहाँ पर जो स्कीम्स हैं या प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, वो यहाँ पर लागू किए जाते हैं. सो इसलिए एजुकेशन के जितने ही प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर भी लागू किए जाएंगे. सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सिमिलरली the fifth schedule deals with the fifth and sixth schedule, they are the ones which deal with the tribal areas or the areas which are for example जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए या फिर इस तरह के स्टेट्स हो गए, they are the fifth and sixth schedule. Then the seventh schedule deals with the subjects under the states, जैसे सेंटर और कॉन्करेंट लिस्ट, जो 3 लिस्ट की अभी हमने बात करी थी, तो वो वाले सारे शेड्यूल, सॉरी जो हमने 3 लिस्ट की बात की थी 7 शेड्यूल में, कि जो स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उसको डील करते हैं. अब जो भी कानून बनाए जाएंगे तो डेफिनेटली जो प्रोविजंस है वो यहाँ पर भी लागू होंगे. जो 5th शेड्यूल है, जो शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करता है, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं 6th शेड्यूल में जो जितने भी रीजन्स हैं उन पर, एक्सेप्ट खैर अब तो JNK पर भी वो लागू होंगे, पर उन सारे एरियाज में जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो सारी की सारी इन एरियाज में लागू होंगी. हेंस द आंसर वुड बी 1, 2, 3, 4 and 5 ऑल. Next is, other than ensuring the public funds are used efficiently and for intended purpose, what is the importance of the office of the Comptroller and Auditor General of India? He exercises, or the CAG exercises exchequer control on behalf of the Parliament, which the President of India declares national emergency or financial emergency. CAG reports on the execution of projects or programs by ministers as discussed by Public Accounts Committee, or the information from CAG reports can be used by investigating agencies to press charges against those who have violated the law while managing the public finance.
While dealing with the audit and accounting of the government companies, CAG has certain judicial powers for prosecuting those who violate the law. अब देखो CAG की जो बात करें तो जो CAG का ऑफिस है वो ऑडिट करता है जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं या जो रिसीट्स हैं, रिसीट्स हो गए या फिर एक्सपेंडिचर्स हो गए, उनका ऑडिट करते हैं जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स हैं। अब यहाँ पर ये यूनियन गवर्नमेंट के भी देखते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनके ऑडिट करते हैं, राइट, और फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, ऐसे जो भी मैटर्स होते हैं। ऑल्सो द CAG इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, राइट। अब जो CAG की रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो कंसिडर करते हैं, जो स्पेशल कमिटीज जब बनाई जाती हैं पार्लियामेंट के थ्रू, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, तो वो रिव्यू करते हैं, या जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है वो रिव्यू करती है CAG की रिपोर्ट्स, राइट। सो इसीलिए एक्सचेकर तो है ये ऑन द एक्सचेकर कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल्सो CAG जो है उनकी रिपोर्ट जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेक करती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और जैसे आपने अभी रिसेंटली अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो रोशनी एक्ट में आपने देखा होगा कि जो CAG रिपोर्ट थी उसी से खुलासा हुआ था या उसी से पता चला था कि रोशनी एक्ट में बेसिकली एक बहुत बड़ा स्कैम था या लैंड स्कैम था, जो कि पता चला था कि जो जम्मू एंड कश्मीर में जो ये एक्ट लागू किया गया था उसके अंदर बहुत सारी जो ज़मीन है वो इलीगल तरीके से लोगों में बांट दी गई थी, तो वो भी CAG की रिपोर्ट के बाद ही डिस्क्लोज हुआ था। और इसीलिए वी कैन से दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम CAG रिपोर्ट्स कैन बी यूज बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। और अब तो ये भी बात हो रही है कि उनको कोर्ट ने जो रिपोर्ट है CAG की उसको भी, उस पर भी ध्यान दिया है, जो जुडिशरी है उन्होंने। पर एक चीज़ है कि CAG की रिपोर्ट के बाद भी उनके पास जुडिशियल पावर्स नहीं है कि वो कंपनीज के अगेंस्ट या कुछ प्रोसिक्यूशन कर सकें। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन C इज ओनली करेक्ट, क्योंकि कहीं पर भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, एंड हेंस वी कैन से दैट ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। Next question. The Prime Minister of India at the time of his appointment need not necessarily be one of the House of the Parliament. अब इसको हम पहले आर्टिकल देखते हैं, राइट। आर्टिकल 75 जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ डील करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। वो कहते हैं, या जो आर्टिकल बेसिकली क्वालिफिकेशंस जो हैं वो ये बताते हैं कि जो मिनिस्टर है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, वो कौन होंगे कि जो पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर की ले सकते हैं, राइट। बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो बीन डिस्क्राइब्ड एज द, or I should rather say like this, first among equals, right। सो जो आर्टिकल 75 वो क्लियरली डिस्क्राइब करता है, पर ये भी कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन से हाउस से होने चाहिए। सो द क्वेश्चन हेयर इज need not necessarily be a member of one of the house of the parliament but must become member of one of the houses within 6 months. This is correct, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा से ही मेंबरशिप ले या राज्यसभा से ही ले। फॉर एग्जांपल अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करें, ही वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो आसाम से इलेक्ट होके आए थे। सिमिलरली नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो ऑलरेडी लोकसभा से इलेक्ट हुए हैं, सो दिस वन इज करेक्ट। नाउ अब क्योंकि फर्स्ट करेक्ट है तो सेकंड ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया। हाउ? बिकॉज ही नीड नॉट नेसेसरीली बी वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 मंथ। लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पे, लोकसभा कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि 6 महीने में आपको लोकसभा की मेंबरशिप चाहिए, नहीं, आप राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी हाउस की मेंबरशिप ले सकते हैं। ऑल्सो ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा भी जरूरी नहीं है, वो इलेक्शन में या इलेक्ट होने के बाद भी किसी भी एक हाउस की मेंबरशिप ले सकते हैं। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। With reference to the Delimitation Commission, consider the following statements. Orders of the Delimitation Commission cannot be challenged in the court of law. When the orders of the Delimitation Commission are laid before Lok Sabha, State Legislative Assembly, they cannot effect any modifications in the order. Now see, Delimitation Commission basically क्या होता है, एक बाउंड्री कमीशन है। इलेक्शंस के टाइम जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफाइन करनी होती है तो जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो जो बाउंड्रीज हैं उनको रीड्रॉ करते हैं बेस्ड अपॉन द पॉपुलेशन और द डेमोग्राफी, तो उस हिसाब से ताकि जो इलेक्शंस हैं उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन या इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके जो लोग हैं उनका कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ऐसे अगर आप जम्मू कश्मीर में देखें, वहाँ पर डीलिमिटेशन की प्रोसेस जो है वो चालू है। पर एक चीज़ क्या है कि जो डीलिमिटेशन कमीशन है उनके ऑर्डर्स कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते, दिस इज वन ऑफ द प्रोविजन।
ऑल्सो जो डिलिमिटेशन कमीशन है उनकी जो रिपोर्ट है उनको या उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको लोकसभा राज्यसभा में रखा जाता है, सबके सामने ले डाउन किया जाता है, but the modification is not allowed in the report, and hence both statement 1 and 2 are correct. Next statement is, according to the Constitution of India, duty of the President is to cause to be laid before the Parliament which of the following: recommendations of Union Finance Commission, report of Public Account Committee, report of the CAG, or the report of the National Commission for Scheduled Castes. Now the question, अब हम लोग इसमें भी कुछ हम लोग आर्टिकल्स देखेंगे which I have already mentioned before, but I again would like to mention it. So आर्टिकल 112 डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो बजट है उसकी रिपोर्ट उनको रखनी पड़ती है, राइट. आर्टिकल 151 डील्स विद की रिपोर्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, वो भी प्रेसिडेंट ले डाउन करते हैं बिफोर द पार्लियामेंट. सो द थर्ड स्टेटमेंट स्टैंड्स करेक्ट. अब थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है तो डेफिनेटली फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट करेक्ट, एंड हेंस the report of the National Commission for Scheduled Castes, it is mentioned in article 330, it is mentioned already in article 338, so it is, the fourth one is also correct. So and the report of the Public Accounts Committee, इसकी कोई बात हुई ही नहीं है किसी भी आर्टिकल में. whereas Finance Commission की बात करें तो it has already mentioned in article 281. so the answer would be 1, 3 and 4 only, which is C. The next question is, the deadlock between the Rajya Sabha and the Lok Sabha calls for a joint sitting of the Parliament during the passage of ordinary, money और constitutional amendment bill. अब ये जो क्वेश्चन है बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर आपने तीनों बिल्स पढ़े हैं तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली आ गया होगा. सी ऑर्डिनरी बिल जो है वो तो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. अब किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करने के बाद में अगर आप देखें तो सिर्फ जो ऑर्डिनरी बिल है उसी के केस में ये प्रोविजन दिया गया है कि ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है. ज्वाइंट सिटिंग में किस केस में, अगर कोई डेडलॉक हो जाता है, सपोज लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा से बिल पास नहीं हो रहा, तो प्रेसिडेंट जो है वो एक ज्वाइंट सिटिंग जो है उसको बुला सकते हैं, विच वुड बी एड्रेस्ड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन, जो भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उसको लीड करेंगे. अगर मनी बिल की बात करें तो मनी बिल के केस में तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड ऑल्सो आफ्टर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. तो जब ऑलरेडी प्रायर अप्रूवल लेके आ ही गए हैं तो प्रेसिडेंट के पास बार बार ज्वाइंट सिटिंग के लिए क्यों जाएंगे. अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करें तो उस केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करें तो इट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सच अ बिल हैज टू बी पास्ड बाय स्पेसिफिक मेजॉरिटी. आर्टिकल 368 में ये बता ही रखा है कि स्पेसिफिक मेजॉरिटी के द्वारा ही पास होगा, तभी ही जाके आगे प्रेसिडेंट के पास जाएगा. तो जब पास ही नहीं हो रहा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा ही नहीं, तो डेडलॉक की सिचुएशन आएगी नहीं और ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड हेंस द आंसर वुड बी 1 only. Next is, which of the following is your fundamental duties laid down in the Indian Constitution? I have already provided you a list. To preserve the rich heritage and to preserve the rich heritage of our composite culture, to protect the weaker sections, to develop scientific temper and spirit of inquiry, to survive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. Now you have to determine कि इसमें से कौन सा statement है जो कि आपकी fundamental duty को define करता है. So the answer would be 1, 3 and 4 only, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट या वीकर सेक्शंस और सोशल इंजस्टिस की यहाँ पर कहीं पर भी बात नहीं की गई है. Next is, what is the provision of safeguard the autonomy of the Supreme Court of India? While appointing the Supreme Court judge, the President has to consult the Chief Justice of India. Supreme Court judges can be removed by Chief Justice of India only. Salaries of the judges are charged on the Consolidated Fund of India, to which the legislature does not have to vote. All the appointments of officers and staffs of the Supreme Court of India are made by the government only after consulting the Chief Justice of India. Now see, अगर हम इस स्टेटमेंट में बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. दिस इज करेक्ट, क्योंकि अगर हम आर्टिकल 124, और लेट मी मेंशन द आर्टिकल, सो आर्टिकल 124 क्लॉज 2, व्हाट डज इट स्टेट कि जो प्रेसिडेंट है ही हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाइल अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस. अब ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई और सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको कंसल्ट कर लें, बट इट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 124 क्लॉज 2. सो दिस इज करेक्ट.
Similarly, Supreme Court judges can be removed by the Chief Justice of India only. This is incorrect, राइट क्योंकि नेचुरली इम्पीचमेंट प्रोसीजर होता है, पूरा पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाना है. देन द सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट, बिकॉज आर्टिकल 112 क्लॉज डी सब क्लॉज 1 स्टेट्स दैट जो सैलरीज एंड अलाउंसेज हैं दे आर मैंडेटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. क्यों? और इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो प्रोवाइड किया जा रहा है जो जजेस हैं उनको. एंड हेंस द ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. वेराज अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, द अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नाउ दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही कैन अपॉइंट द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव. यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव कोई इंटरफेरेंस नहीं जरूरी है, यहाँ पे सीधे जुडिशरी अपॉइंट कर सकती है. सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, राइट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि सेकंड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो रिमूवल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनका सीधे सीधे प्रेसिडेंट रिमूवल करेंगे, राइट. जबकि अगर यहाँ स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमूव करेंगे, विच इज नॉट करेक्ट. And hence option 1 and 4 are correct. Option 1 and 3 are correct. So option first and third is right only. I hope you have understood everything. Thank you.